नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आज संसद में हमारा बजट पेश हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और ये नई सरकार का पहला बजट है। तो इस बजट के बारे में देखते हैं हम। और समय नहीं मिला तो मैंने इस बजट को एनालाइज नहीं किया है। तो मैं एक एक्सपर्ट का आर्टिकल है उसी को पढ़ के बताऊंगा और उसी उनके बेस पे बताऊंगा जो भी उनने बातें बताई हैं बजट के बारे में। तो हो सका तो अभी मैं रात को 12 बज रहे हैं, 12 बजे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो को, और हो सका तो कल मैं इसके बारे बजट को सही से एनालाइज करके उसके मतलब हर एक सेक्टर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो अभी इन एक्सपर्ट ने अभी जो हमारा बजट आया उसके बारे में क्या बोला है उसके बारे में जानते हैं। तो जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अंशुमान तिवारी है। तो इनके आर्टिकल के बेस पे देखते हैं कि इनने क्या बताया है। ये लिखते हैं कि मोदी 3.0 यानी कि जो बीजेपी का जो तीसरा टर्म है का पहला बजट दिलचस्प होने के साथ साथ काफी क्रिएटिव भी है। बजट में जो कहा गया है और वित्त विधेयक में वो आपको पढ़ने को मिलता है, उसमें एक बड़ा फर्क है। कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं जो बजट से थी, उन अपेक्षाओं में कुछ राजनीतिक संकेत थे जो चुनावों से निकलते हैं, उन सबको समेटने की कोशिश की है। यानी कि इन्हें चुनावों के मतलब कि जो राजनीतिक पहलू हैं उनको उनके बारे में बता रहे हैं कि उनको ध्यान में रखते हुए भी ये बजट बनाया गया है। तो आगे क्या लिखते हैं, आमतौर पर बजट को समझने के लिए हम पार्ट ए से पार्ट बी की तरफ जाते हैं, मगर आज इस बजट को पार्ट बी से शुरू करते हैं और पार्ट ए तक जाते हैं, यानी बजट को उल्टा शुरू कर समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम मतलब पहले बजट को शुरुआत से पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं और पार्ट बी मतलब पार्ट ए में जो आमतौर पर, लेकिन ये कह रहे हैं हम उल्टा बजट को पढ़ते हैं। तो अब आगे क्या लिखते हैं, बजट का आखिरी हिस्सा जिसमें लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है, प्रावधानों से पहले उन बड़े संकेतों को जानते हैं जिनसे भविष्य की दिशा तय होगी। माना जाता है कि बजट में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इंतजार इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाओं का होता है। हालांकि इनकम टैक्स मध्यम वर्ग नहीं है, भारत का मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, वो सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ टैक्स देने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, पर फिर भी पूरे बजट की व्याख्या इन लोगों पर केंद्रित हो जाती है। तो यानी ये मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि 2020 में जो न्यू टैक्स रिजिम लाया गया था उसमें बचत यानी कि सेविंग को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजिम को और आकर्षक बनाया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम को नहीं हुआ है। तो इन्हें ये कह रहे हैं कि जो पहले की जो टैक्स रिजिम थी सेम मतलब कि वैसी ही रखी है और थोड़ा आकर्षित मतलब कि अट्रैक्टिव टाइप की इन्हें टैक्स रिजिम रखी है। तो न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है जिसका सैलरी क्लास लाभ होगा, 25,000 रुपए का लाभ होगा। तो इसमें मतलब कि जो न्यू टैक्स रिजिम है इसमें जो सैलरी क्लास है यानी कि जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए मतलब कि थोड़ा फायदा दिख रहा है, जो कि 25,000 जो मतलब जो सैलरी मतलब जॉब करते हैं तो उनको मतलब इससे बचत होगी जो न्यू टैक्स रिजिम है उनमें। तो स्लैब में थोड़ा चेंज किया गया है, 3 से 6 लाख की आय वाले स्लैब को 6 से 7 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले जो मतलब कि स्लैब थी टैक्स की जो 3 से 6 लाख वाली थी, और उस स्लैब में चेंज करके 6 से 7 लाख का कर दिया गया और यहाँ पर थोड़ी बचत होगी। यहाँ से वित्त मंत्री ने यह दर्शन स्पष्ट कर दिया कि बचत आपकी अपनी जिम्मेदारी है, सरकार टैक्स के रेट कम रखेगी और आपकी रियायतें नहीं देगी और यही बात समझने वाली है। अब 7 लाख तक टैक्स 5%। और इन आगे पुराने स्लैब की वो स्लाइड दी है वो नए स्लैब। तो पुराने स्लैब जो 3 लाख वाला था, वो जो पहला स्लैब था 3 लाख वाला, तो जो नया वाला भी 3 लाख वाला है, और जो दूसरा स्लैब था 3 से 6 लाख वाला, तो इसको कितना कर दिया जिस पर 5% टैक्स रहेगा उसको कर दिया बढ़ा के 3 से 7 लाख। यानी जो कि पहले 3 से 6 लाख तक का था अब वो 3 से 7 लाख हो गया 5% वाला टैक्स। तीसरी स्लैब 6 से 9 लाख वाली है, उसको 10% था,
तो उसको अब इनने नई जो न्यू स्लैब है उसको कर दिया 7 से 10 लाख, यानी पहले 6 से 9 थी, अब इसमें जो पिछली बार में 1 लाख का चेंज हुआ तो इसमें भी हुआ है, तो ये हो गई 7 से 10 लाख। तो इस पे टैक्स कितना है? 10%। चौथी है 9 से 12 लाख, तो उस पर 15% है। और जबकि ये नई वाली है, नई में कितना है? 10 से 12 लाख, जिसमें 15% का है। और पांचवी स्लैब 12 से 15 लाख की है, वो पुरानी वाली। और यही न्यू वाली इनने 12 से 15 लाख, जो 20% है। और छठी स्लैब, जो 6 नंबर की स्लैब है, वो 15 लाख ज्यादा वाली है, उनमें 30% है। तो सेमी इन लोगों ने, मतलब नई वाली भी 15 से ज्यादा लाख वाली इनकम वाले लोगों पर 30% हो। अच्छा, अब यहाँ क्या बोलते हैं, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब इन्हें पार्ट बी के बारे में बताया, जो कि इन्हें बताया हम मतलब कि बजट को उल्टा पढ़ेंगे। अब ये मतलब जो पहले पार्ट है उसकी ओर जा रहे हैं। अब उसमें क्या कह रहे हैं, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जब बहुत सारे लोगों की निगाहें थी और उसको लेकर जबरदस्त उठापटक देखी, यानी शेयर बाजार। अब जो पहले मतलब पार्ट ए रहता है शेयर बाजार के बारे में रहता है, वो पार्ट बी रहता है वो मिडिल क्लास और टैक्स के बारे में रहता है। तो शेयर बाजार के बारे में क्या बोला है, जो बजट के बाद एकदम तेजी से गिरा, मतलब शेयर बाजार में थोड़ा सा इनने चेंजेस किए हैं, जो कि शेयर मार्केट के, जो शाम को आपने न्यूज वगैरह पढ़ी हुई कि शेयर मार्केट में मतलब कि गिरावट आई थी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5% कर दिया गया है, जो LTCG था, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना कर दिया, पहले जो 10% था और उसमें 2.5% की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि 12.5% कर दिया। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पर ट्रेडिंग करते थे, मतलब एफ ओपन जो ट्रेडिंग करते थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी में इंडेक्शन बेनिफिट को लेकर बदलाव किए गए हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के रेट भी बढ़ाए गए, जिसके बारे में आगे सूचना दी जाएगी। कुल मिलाकर ये सब निवेश के मिजाज के लिए ठीक नहीं था। बाजार बाजार ऐसा बजट नहीं चाह रहा था, यानी शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। बाजार को लग रहा था कि मिजाज ठीक नहीं है, और इसलिए शेयर बाजार की दृष्टि से ये बजट कमजोर था। यानी शेयर बाजार के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मतलब शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट थोड़ा सा कमजोर या वीक लगता है, सॉरी। इसलिए शेयर बाजार की दृष्टि से बाजार बजट तो कमजोर था ही, और निवेशकों के लिहाज से कमजोर था। हाँ, अगर छोटे निवेशकों के हिसाब से देखें तो उन्हें एक साल में म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं देना होगा। यदि ये मतलब शेयर मार्केट के ये छोटे जो निवेशक हैं उनके लिए ये भी फायदा है, क्योंकि उनको अगर 1 लाख रुपए तक का जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है ना, उस पर कुछ भी मतलब टैक्स नहीं लगेगा। तो छोटे निवेशकों के लिए, जो छोटे इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए एक फायदे की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इनकम टैक्स को लेकर सरकार पिछले 10 साल से बहुत रिजर्व रही है, यानी कि सेम सिमिलर रही है। टैक्स स्लैब में जो भी बदलाव हुए हैं वो बहुत मामूली है। एक तरह से वित्त मंत्री की ओर से थैंक्स गिविंग है कि आप हमको तीसरी बार सरकार में लाए, लीजिए 12 से 15 हजार की मदद। कुल मिलाकर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ जिससे कि एक इनकम टैक्स का ड्रीम बजट हो जाए। यानी ये मतलब राइटर यही बात कर रहे हैं कि कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। और पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, उसे देखते हुए टैक्स में ये रियायतें मामूली हैं। तो ये महंगाई की और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि वैसा बजट नहीं है जैसा होना चाहिए। अच्छा, कस्टम ड्यूटी से जुड़ी एक घोषणा पर भी बात करना जरूरी है। सरकार पर इस बात का दबाव था कि विदेश से आने वाले मोबाइल और इसके पुर्जे पर ड्यूटी घटाएं, यानी कि जो मोबाइल के बेसिक पार्ट्स आते हैं उन पर जो ड्यूटी लगती है, एक तरह का टैक्स ही लगता है, तो उनको घटाएं। इसलिए नहीं कि भारत में उसकी कीमतें कम हो, बल्कि इसलिए कि जो मोबाइल कंपनियां भारत में निर्यात कर रही हैं उनकी कॉस्ट कम हो सके। इसका थोड़ा फायदा हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अगर मोबाइल कंपनियां कस्टम ड्यूटी की रियायतों को ग्राहकों तक पास ऑन करती हैं तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। तो जो मतलब मोबाइल कंपनियां आई ने उनके लिए थोड़े से मतलब की जो ड्यूटी है वो कम की है, और उसका बेसिक सा फायदा अपन हुआ, क्योंकि मोबाइल कंपनियों को फायदा होगा तो वे मोबाइल की मतलब रेट भी कम रखेंगे, तो इस हिसाब से हमको मोबाइल वगैरह सस्ते उपलब्ध हो सकेंगे। तो उस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, और आगे एक बात करें तो आगे लेते हैं। अब बड़ी घोषणा पर आते हैं। बड़ी घोषणा में सुर्खी बनाने वाली एक घोषणा और एक राजनीतिक घोषणा दूसरी थी।
यानी कि दो घोषणाओं की बात कर रहे हैं। पहले क्या, अगर आप बजट की दो घोषणाओं को एक साथ मिलाकर तुलना करें तो बजट में रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीमों का पैकेज घोषित किया गया है। ये संकेत है कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि चुनाव के दौरान जो बैकलैश आया बेरोजगारी को लेकर उसके लिए कोई करना चाहिए। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी को लेकर जो इन्होंने घोषणा करी कि 2 लाख करोड़ की 5 स्कीमें, मतलब कि जो मतलब युवाओं को रोजगार मिल सके। तो सरकार को जो चुनाव में मतलब कि जो हार देखने को मिली थी, एक कम सीट आई, तो उसकी एक वजह मानते हुए उन्होंने रोजगार की ओर ध्यान दिया है। और इन्हें एक तुलना भी की है, एनडीए सरकार में यूपीए के मुकाबले बेरोजगारी दर 1% ज्यादा है। यानी कि यूपीए की तुलना में एनडीए में जो बेरोजगारी दर रही है वो 1% ज्यादा रही है। और इन्हें तुलना करिए यूपीए यूपीए की 2004 से लेकर इधर 2013 तक, और एनडीए की 2015 से लेकर 2006 मतलब 2023 तक। तो उनकी जो औसत बेरोजगारी दर थी वो 5.6%, और जो एनडीए की बेरोजगारी दर रही है जो 6.6%, यानी कि 1% का डिफरेंस है, जो 1% एनडीए के कार्यकाल में ज्यादा रही है बेरोजगारी दर। तो इन्होंने उसका कंपेरिजन भी किया है। अब दूसरी तरफ आप देखें तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद दो गठबंधन दलों वाले राज्यों को दी गई है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा बिहार। आपको पता ही होगा कि जो मतलब फिलहाल अभी जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है, और उसमें आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार ने मतलब कि उनकी सीटें हैं तो वो अलायंस पार्टनर है। तो उस लिहाज से राजनीतिक चश्मे से देखें तो बजट के कई मायने हैं, लेकिन आर्थिक चश्मे से ढूंढे तो बजट में बहुत कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये बजट अंतरिम बजट का पूर्ण बजट है। 6 महीने निकल चुके हैं, अगला बड़ा बजट साल के अंत से बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी वरीयता यही थी कि इस बजट के बाद उसके गठबंधन घटक शांत रहें और साथ बने रहें। बाकी तो इनने यहाँ पे एक बात बताई कि दो जो मुख्य घोषणाएं करी, एक बेरोजगारी को लेकर और एक जो उनके अलायंस पार्टनर है आंध्र प्रदेश और बिहार उनको लेकर, मतलब कि राजनीतिक और बेरोजगारी को लेकर थोड़ी सी मतलब कि अधिक दो बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ हमको दिखती हैं। रेलवे इंफ्रा के लिए छोटी मोटी प्रतीकात्मक घोषणाएं ही है। इससे ये भी लगता है कि सरकार इस बजट के जरिए एक निरंतरता दिखाना चाहती है। कुछ छोटी मोटी पहल हमें दिखती हैं अलग अलग तरीके की, उन पहल का असर कुल मिलाकर इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ाने, जॉब बढ़ाने, डिमांड बढ़ाने उतना नहीं दिखाई देता। तीसरा, इसके बाद अगर आप बजट का कोई फोकस ढूंढना चाहें तो छोटे उद्योग है। हालांकि छोटे उद्योग के भी मामले में वो ही चलती हुई स्कीम है, उनमें आवंटन बढ़ाया गया है और बैंकों के सहारे उन्हें आसानी से कर्ज देने जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। छोटे उद्योगों की भी मतलब कि इन्हें ये बता रहे हैं कि कोई ज्यादा भारी बदलाव नहीं किए। आगे लिखते हैं कि मोदी सरकार के पिछले बजट की बड़ी स्कीमों की बात करते थे। मतलब मोदी सरकार पिछले बजटों में जो बड़ी बड़ी स्कीमें थी मेगा स्कीमों की चर्चा करते थे। गठबंधन सरकार की चुनौतियां इस बजट पर साफ तौर पर दिखाई दी, क्योंकि मेगा स्कीमों का रिफ्लेक्शन इस बजट पर नहीं देखा। पूरे भाषण में हमने स्मार्ट सिटी नहीं सुना, गंगा मिशन नहीं सुना, बहुत सारी ऐसी बड़ी स्कीमें इस बार नहीं सुनाई दी। लेकिन हाँ, बजट जरूर हुए होंगे, छिपे हुए होंगे। इस बार वो फ्लैग वेयरिंग स्कीम नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि गठबंधन जो पहले जो बड़ी बड़ी स्कीमों की बात करते थे, गंगा मिशन की और स्वच्छ भारत की, वो सब ऐसी इनने बातें नहीं करी, और इनने मतलब गठबंधन के नजरिए लास्ट में मतलब कि ये बोलते हैं कुल मिलाकर सरकार का यह मध्य अवधि बजट था, यानी कि जो बीच में है, फिर नया बजट तो अगले साल आएगा। इस बजट को देख कर लगता है कि इस बजट के नतीजों के आधार पर वित्त मंत्री को आगे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव करने होंगे। फरवरी 2025 में हमें एक रियल रिफॉर्म बजट की उम्मीद करनी चाहिए। और लास्ट में इनने एक मतलब कि स्टेटमेंट भी दिया है और उसका कंक्लूजन किया है। अगर बजट को दूर से खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार को इससे 3 मैसेज देने थे, यानी गवर्नमेंट ने इसको 3 मैसेज दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, हमें रोजगारों के प्रति चिंतित दिखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। पहला तो रोजगार के बारे में बता रहे हैं। दूसरा, गठबंधन को खुश रखना। और तीसरा, मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में बदलाव कर थोड़ी सी ही सही लेकिन राहत देना। यानी कि 3 बातों की बात कर रहे हैं, एक तो बेरोजगारी, दूसरा गठबंधन, तीसरा मिडिल क्लास। तो दोस्तों, ये मैंने बजट के बारे में बताया, एक मतलब कि जो
स्पेशलिस्ट थे, उनका जो आर्टिकल था उसके बेस पे बताया। अगर हो सका तो मैं इसका डिटेल एनालिसिस करके एक दूसरा वीडियो कर डालूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।